हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल में आखिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस होता है। और 2018 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है सीजीएल 18 का, वो 27 जनवरी से शेड्यूल करा गया है। तो थोड़ा हम देखते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है। जो लोग पहली बार जाओगे तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वीडियो, और 19 के लिए भी होने वाला है क्योंकि उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कुछ महीनों के बाद। तो देखिए, प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है? क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, क्या पता छोटी सी कोई मिस्टेक हो सकता है आपके लिए दिक्कत पैदा कर दे। तो देखिए, आपके लिए एक अलग से एडमिट कार्ड जारी करा जाएगा जो कि हर एक रीजनल वेबसाइट जो होती है आपकी एसएससी की, उस पर अपलोड किया जाएगा और ये आप उनकी साइट से डाउनलोड कर लोगे। तो एक ध्यान रखिएगा आप कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अब अलग से एक एडमिट कार्ड और आएगा आपका। पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टाइपिंग का एक ही एडमिट कार्ड हुआ करता था, लेकिन अब इस बार अलग अलग हो रहे हैं, तो एक अलग से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, सबसे पहला जो स्टेप होता है आपका, जब आप यहाँ से जाते हो, उस मान लीजिए आपका एनआर रीजन में है, ठीक है, दिल्ली में है या किसी भी रीजन में जाते हो, मैं दिल्ली का बता रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 बार करवाया है वहाँ पर, और ऑलमोस्ट हर जगह का प्रोसेस यही होता है कि वहाँ पर गेट पे आपको एक लाइन बनवाई जाती है, फिर आपको लाइन से भेजा जाता है ना। और सबसे पहले आपका क्या होता है, वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है, एक काउंटर बना होता है वहाँ पर बेसिकली, और वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना होता है आपका। पहले बायोमेट्रिक से हुआ करता था, अब शायद बायोमेट्रिक इन्होंने बंद किया हुआ है, तो अब ये करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले इसमें बायोमेट्रिक में आपका पहले आपका अटेंडेंस होगा, आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड के थ्रू, आपके फ़ोटो की पहचान और आपके सिग्नेचर का पहचान बायोमेट्रिक के थ्रू होता है। और वहीं पर आपको बताया जाएगा कि आपको किस पैनल में जाना है, क्योंकि वहाँ पर जब आप दिल्ली वाले में जाते हो तो फ्लोर वाइज है आपका एसएससी एनआर का जो हेड ऑफिस है, तो वहाँ पर आपको बोलेंगे कि आपको इस रूम में जाना है। एक्चुअल में 2017 में तो एक ही रूम था, और उसी बड़े से रूम में 16 में भी ऐसे ही था, बड़ा सा रूम था, हॉल था, उसमें अलग अलग टीम बैठी होती है, उनको पैनल कहा जाता है। तो वो बोल देंगे आपको इस पैनल में जाके आपको रिपोर्ट करना है ना। तो आप उस पैनल में जाते हो और एक बड़ा सा हॉल होता है, कमरा होता है, जहाँ पर एक बड़ा सा टेबल लगा होगा, उसमें एक एक पैनल में दो दो बंदे बैठे होते हैं। एक मेन होता है जो डॉक्यूमेंट चेक करता है, और एक होता है जो आपका कंप्यूटर पर बैठा होता है, और वो आपके एंट्री वगैरह जो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो और जितनी आपकी एंट्री होती है, मतलब डिटेल वगैरह, वो एक बार चेक कर लेता है, नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, है ना। तो सबसे पहले जैसे ही आप पैनल में जाओगे तो वो आपको ना एक फ़ाइल पकड़ा देगा। सबसे पहले वो जो फाइल होगा आपका, उस फाइल के ऊपर आपको कुछ एंट्री करनी होती है, और उस फाइल के अंदर भी कुछ पेजेस होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। उस फाइल के अंदर उसको ही उसी को डोजियर कहा जाता है, और वही फाइल आपको भेजी जाती है जब आपकी जॉब लगती है ना, तो वही फाइल आपका डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, ठीक है। तो एक फ़ाइल दी जाती है, उस फाइल के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाते हो उसकी फ़ोटो कॉपी उसको अंदर लगानी होती है ना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी हम आगे देखेंगे उसको। तो उसके अंदर पहले से ही 2-3 पेज लगे होते हैं, आपको उसमें कुछ डिटेल भरनी होती है, जैसे कि आपकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर मार्क, जैसे आपके बॉडी पे फेस पे कोई तिल है आपका, मान लीजिए डार्क स्पॉट है, तो कुछ ऐसे करके आपको कुछ आइडेंटिफिकेशन भरनी, कुछ ऐसे डिटेल होती है, भरनी होती है। फाइल के टॉप पेज पर भी आपको अपना रोल नंबर, आपका अपना नाम, आपकी ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर उसके ऊपर लिखा जाता है, और कौन सा एग्जामिनेशन है वो भी लिखना रहेगा वहाँ पर। और ये करके उसके अंदर सीरियल वाइज आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने होते हैं। अब कौन सा ऑर्डर ऊपर होता है, वहाँ पर एक ना नोटिस वहाँ लगा रहता है, फ़ोटो कॉपी करके चिपकाए होते हैं दीवार पे, कि आपको इस सीक्वेंस में लगाना है, कि पहले 10th का लगाना है, फिर 12th का, फिर डिग्री का, वो लिखा रहेगा वहाँ पर। तो आप उसी सीक्वेंस में, वहाँ पर चेयर लगी होती है पीछे आराम से, तो आप आराम से बैठ कर टाइम ले करके और सभी को दे देते हैं। जैसे आप लाइन से जो जाते हैं, तो जो पहले पहुँच गया उसको पहले वो मिल जाएगा फ़ाइल, और ऐसे करके सभी को फ़ाइल दे देते हैं, क्योंकि हर एक पैनल चाहता है कि अपना काम वो निपटा के जल्दी से घर जाए, तो इसलिए वो आपको फ़ाइल दे देंगे, और वो फ़ाइल आप आराम से बैठ के भरिए पहले, और जब वो आपका अरेंज हो जाता है तब वो फ़ाइल आप उनको दे सकते हो भरने के बाद, है ना। तो जब आप उनको आप दे देते हो, तो आप मतलब पूरा भर देते हो आप, और भर के आप फाइल उनको दे देते हो, तो फिर वो बुलाते हैं आपको, वहीं पास में ही बैठे रहते हैं सामने। तो पहले आपको कंप्यूटर पे बुलाया जाएगा, है ना। कंप्यूटर पे जब बुलाया जाएगा आपको, तो वहाँ पर आपकी रोल नंबर, आपके एडमिट कार्ड से रोल नंबर और ये चेक डाल के चेक किया जाएगा, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर मैच कराया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ एंट्री वहाँ चेक नहीं करी जाती, क्योंकि वो बंदा चेक करने वाला नहीं होता एंट्री, वो आपसे वहाँ पर आपकी चॉइस भरवाएगा, पोस्ट प्रेफरेंस जिसको कहते हैं,
कौन सी पोस्ट आप ऊपर रखना चाहते हो, कौन सा नीचे, उसके लिए एक पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म होता है आपका। एसएससी उसको भी रिलीज़ करेगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हो और आप पहले से उसको भर के ले जाते हो घर से ही, या आप वहाँ भी भर सकते हो, लेकिन कन्फ्यूज हो जाओगे वहाँ पर आप। तो पहले से ही बच्चे भर के ले जाते हैं और आप उनको बोलते हो कि इस ऑर्डर में होना चाहिए, तो वो ऑर्डर आपका फिल कर देते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो आप जो जो पोस्ट चाहते हो केवल वही भर सकते हो, या आपके मार्क्स कम है तो आप पूरे ही भर सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब ये हो जाता है आपका, तो वो आपकी जो वो फाइल है भरने के बाद उसकी फ़ोटोकॉपी उसमें से निकाल करके चॉइस फिलिंग वाली, वो उसी फाइल में लगा करके जो आपको शुरू में फ़ाइल मिली थी वो अपने बगल वाले उसको दे देता है, जो उनके हेड होते हैं बगल में बैठे होते हैं एक, और वो मोस्टली लोग वो होते हैं जो रिटायरमेंट के एज वाले होते हैं ज़्यादातर, तो उनको दे देते हैं। वही बंदा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। फिर वो जो होते हैं आपके सीनियर बगल वाले जो होते हैं बंदे, वो आपको कॉल करेंगे आपके नाम से, और अब आपको वहाँ जाना होता है और आपको सीरियल वाइज जो आपने फ़ोटोकॉपी लगाई हुई है उसको वो मांगेंगे आपसे कि पहला आप ये दिखाइए। तो आपको एक एक करके सिंगल सिंगल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके सामने दिखाना होता है, ठीक है। तो वो लोग जो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं वो तमीज़ से चेक करते हैं, एक एक नाम देखेंगे, एक एक लेटर चेक करते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं, कैटेगरी से लेके सब कुछ चेक करते हैं अच्छे तरीके से वो डॉक्यूमेंट, है ना। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, तो आप आराम से उस प्रोसेस से गुजर सकते हो। तो जब आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब ओके हो जाता है, तो आपका वहाँ पर फिर वो एक स्टाम्प अपना मुहर लगा देते हैं, अपनी वो साइन कर देंगे इन्विजिलेटर का एक तरह से आपका, और फिर उस पर आपकी एक साइन होगी और उसका एक फ़ोटोकॉपी आपको निकाल के दे दिया जाता है। तो बेसिकली उसमें दो, एक सेट उनके पास रहता है उस फाइल में ही, और एक सेट आपको मिल जाता है एज अ प्रूफ कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रखा है और आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस भरा हुआ है वो ऑर्डर उसमें सही लिखा हुआ है, और तब आप देख करके साइन करके देते हो और वही पेज आप लेके आ जाते हो, है ना। तो वो एक लास्ट प्रोसेस होता है जो आप करते हो। पहले ही हुआ करता था, उसके बाद हम टाइपिंग करवाते थे, लेकिन अब तो टाइपिंग हो गया है तो अब कोई प्रोसेस नहीं है, बस वही लास्ट है, आपको वो पेज मिल जाएगा और आपको लेके आ जाना है। तो ये तो रहा प्रोसेस कि क्या स्टेप होता है, जैसे यहाँ से जाकर मतलब वहाँ से लेके एंड तक वापस लौटने तक का। लेकिन डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो ध्यान रखना आप, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो देखिए सर्टिफिकेट की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। क्लास 10th से स्टार्ट करते हैं हम पहले, क्योंकि स्टार्टिंग 10वीं से ही होती है मार्कशीट की। तो क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, देखो ये सर्टिफिकेट जो है आप लोग कभी कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ये क्या है। पहले ना 10वीं की मार्कशीट अलग आती थी, यूपी बोर्ड जो स्टेट बोर्ड देते हो वो जानते हो कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो अलग आया करते थे। लेकिन अब कुछ सालों से आपके दोनों मिक्स हो गया है स्टेट बोर्ड में भी, कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आता है। और 12th का भी ऐसा ही है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में आता है। जो सीबीएसई से हो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक ही होता है आपका, ठीक है। मार्कशीट ही सर्टिफिकेट की तरह होता है, लेकिन स्टेट बोर्ड होते हैं वहाँ ऐसा कुछ। तो मतलब 10वीं और 12वीं की आपको चाहिए मार्कशीट। और ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो वेरिफिकेशन होता है वो 10वीं के मार्कशीट और आपकी जो नाम है उसकी भी वेरिफिकेशन 10वीं की मार्कशीट से ही होती है। तो डेट ऑफ बर्थ आप पर्टिकुलर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नाम का स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, इशू है तो मैं बताता हूँ आपको आगे इसके लिए भी कुछ बातें। उसके बाद आपको करना क्या है, 10वीं 12वीं हो गया, उसके बाद आपको डिग्री में आना है। तो अगर आपने बीएससी करा है 3 साल का, तो आपको हर एक साल का मार्कशीट चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का। अगर आपने बीटेक किया है तो एक फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक का मार्कशीट के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट मतलब वही डिग्री आपको अपनी दिखानी होती है। डिग्री भी ज़रूरी होती है दिखाना, ठीक है। अब ऐसा तो है ही नहीं कोई कि प्रोविजनल वाला होगा, क्योंकि सबका मार्कशीट अब डिग्री आ ही गया होगा, क्योंकि वैकेंसी 2018 की है ना। तो ऑलमोस्ट सबके पास ये डिग्री होगा ही, ठीक है, सर्टिफिकेट। तो कोशिश करिएगा कि फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर मतलब जितने भी हैं हर एक साल का अलग अलग रखिएगा अपने पास, कि ये नहीं कि सिर्फ फाइनल ईयर का लेके चले गए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चौथे पर आए कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लोग बिलोंग करते हैं SC ST OBC PWD, ये जितने भी हैं जिनके पास सर्टिफिकेट स्पेशल, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए SC ST के लिए बता दूं मैं आपको, क्योंकि काफ़ी लोगों के मेरे पास टेलीग्राम पे भी मैसेज थे कि हम स्टेट का लेके जाए, जो हमारे पास स्टेट का है वो लेके जाए या कुछ और लेके जाना। देखिए SSC जो है ना, वो आपने जो नोटिफिकेशन है उसमें उसने कैटेगरी का एक फॉर्मेट डाला हुआ है SC और ST के लिए। तो अगर आपके पास स्टेट का है तो वो उसको निकलवा के आप क्या नाम है जो उनका फॉर्मेट है किसका, SSC की साइट पे जो फॉर्मेट है कास्ट का, आप उसको तहसील जा कर के वहाँ पर आप उसमें भरवा सकते हो, या खुद भी भर के
आपके पास जो स्टेट वाला है उसको दिखवा करके आप तहसीलदार की मोहर ले सकते हो, बिकॉज जो वो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है उस पर मोहर तहसीलदार की होनी चाहिए, उसके रैंक से बिलो वाले का वो मान्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी बात है आपका। अगर आपके पास ये नहीं है कि या फिर आप नहीं करवा पा रहे हो तो टेंशन मत लेना, स्टेट का भी चल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो फॉर्मेट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है ना कास्ट का, SC ST का, वो वही फॉर्मेट है जो उन्होंने डाल रखा है किस पे, साइट पे। अगर आपके पास टाइम है तो देख लीजिएगा इसको भी, ठीक है, वरना स्टेट का हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। OBC वाले अपना आप क्रूशियल डेट देख लीजिएगा कि क्या आप नॉन क्रीमी लेयर का लेवल तो पार नहीं कर लिए हो, तो इसको ध्यान रखिएगा, ज़रूरी है आपका। तो आप अपने सर्टिफिकेट के प्रति इसके जो जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा उस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिजिकल, ये जितने भी देख लीजिएगा, एक्स सर्विस मैन के लिए भी बता देता हूँ मैं, आप सब अपना देख लीजिएगा ये जो सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके अलावा फ़ोटोग्राफ चाहिए होते हैं आपको, है ना, और फोटोग्राफ आप कोशिश करिएगा ज़्यादा ले लें, 4-5 से ज़्यादा ले लें हम लोग, है ना, क्योंकि कई जगह लगते हैं फ़ोटो वहाँ पर, तो आप फ़ोटो ले लीजिएगा, यानी कि 2 ही लेके चले गए, कम पड़ गए तो फिर छोटी सी चीज़ है ना, वही कह रहा था, छोटी छोटी बातें। पिछली बार ऐसे हुआ था कि बच्चे के पास शायद 2 ही लगे थे वहाँ पर, लेकिन वो शायद 2 ही लेके गया था, पता आपको, या 1 ही लेके गया था, कुछ ऐसी दिक्कत आई थी। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि उसने क्या करा, एडमिट कार्ड ही पढ़ लिया और उसको दिखा नहीं गए फ़ोटोग्राफ का, तो इस चीज़ को थोड़ी छोटी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अच्छा, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म ना कम से कम 2-3 रख लीजिएगा आप, है ना, और जितने भी मार्कशीट है आपकी सबकी 2 या 3 सेट बनवा लीजिएगा, कम से कम 2 से 3 सेट रख लीजिएगा बैकअप के रूप में, है ना। तो ये भी चीज़ है, पोस्ट प्रेफरेंस कम से कम 3 रख लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ देखा है कि लोग एक बार भरे फिर वहाँ पर कटिंग या कुछ लगता है ऐसा। एक्चुअल में पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म तो उसमें नहीं लगाना होता है फाइल के अंदर, लेकिन जब उनको बोलोगे आप तो वहाँ पर आपके पास एक सही वो होना चाहिए ना, करेक्ट वाला फॉर्मेट, इसलिए आप ये रख लीजिएगा, है ना, क्योंकि इसको लेके आप परेशान हो सकते हो। नहीं भी अगर होता है तो वहाँ पर आप किसी से मांग लेना, क्योंकि कई सारे बच्चे लेके जाते हैं, आपको दे देंगे, मदद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उनके पास भी होता है, SSC के पास भी, उनसे भी मांगोगे तो वो दे देंगे आपको, परेशान मत होना। अब देखो यार, सबसे लास्ट सवाल देख लेते हैं कि क्या इसमें फ़ेल भी कर सकते हैं, क्या DV में भी कोई फ़ेल हो सकता है क्या। तो देखिए, अगर आपके पास वाकई अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जो उनकी रिक्वायरमेंट है, या आप क्राइटेरिया ही फुलफ़िल नहीं करते हो। क्राइटेरिया मैं आपको समझा दूँ कि जैसे मान लीजिए JSO की पोस्ट के लिए 10+2 है आपके पास, उसमें मैथ्स होना चाहिए 60+ ज़्यादा होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया हो गया। अब मान लीजिए कोई क्राइटेरिया फुलफ़िल ही नहीं कर रहा, सिर्फ JSO ही पोस्ट के लिए, तो वो JSO वाला पोस्ट ऑप्ट नहीं कर सकता, वहीं से उसको वो कर देंगे, JSO वाला पोस्ट नहीं भर सकता वो, ठीक है ना, क्योंकि वो भर देगा तो वहाँ पर तो सॉफ्टवेयर में तुरंत वो हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे तो आप उस पोस्ट के से एलिमिनेट हो जाओगे। दूसरी चीज़, मान लीजिए कि आपकी जो डिग्री है या उम्र जो है, जो डेट उन्होंने कहा था कि इस डेट तक हो जानी चाहिए थे, उस डेट से बात की है या पहले की, मान लीजिए पहले की तो कोई दिक्कत नहीं है, बात की है या उनकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से नहीं है आपकी, तो भी आपको वो फेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ ही मैच नहीं किया, देखो डेट ऑफ बर्थ बड़ा इशू होता है और नाम भी बड़ा इशू होता है ना, किसी के नाम में शर्मा है, उसमें डॉक्यूमेंट में और मार्क उसमें लिखा हुआ है शर्मा, तो वो भी दिक्कत कर जाता है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, जो मेन चीज़ें हैं उनका तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अगर मान लीजिए किसी के डॉक्यूमेंट में किसी स्पेलिंग में पर्टिकुलर मिस है, मान लीजिए जैसे किसी के नाम में मान लीजिए K वर्ड मिसिंग है ना, या सरनेम में कोई दिक्कत है, एक लेटर की दिक्कत है स्पेलिंग में, ठीक है, प्रसाद में SH है और उसने SA लिख दिया, तो इसके लिए आप एक NOC बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत इतना नहीं होता है कि ये पर्सन वही सेम है, तो देख लेना कैसे बनता है एक NOC, वो एक स्टाम्प पेपर पर लिख देते हैं कि ये सेम पर्सन है ना, तो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा कि मान लीजिए फादर के नेम में या इसके मदर के नेम में कोई एक लेटर का दिक्कत है, तो वो भी कोई इशू नहीं रहेगा, बनवा के रख लीजिएगा साथ में, अगर किसी के साथ ऐसा इशू है तो। कास्ट सर्टिफिकेट में बता देता हूँ फिर से कि अगर कास्ट सर्टिफिकेट आपका सही नहीं रहा या फॉर्म उनको लगा कि इस OBC का या किसी का भी, तो अगर आपका गलत हुआ, चेकिंग होती है, उसके बाद आपका अलॉटमेंट होता है, तो आपको वो UR मान लेंगे और फिर आपकी जो वो है एलोकेशन होगी वो अनरिजर्व के हिसाब से होगी। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, सपोज़ करिए वहाँ गए और आपके पास डिग्री का ही नहीं है, मान लीजिए आप मार्कशीट लेके गए क्लास 10वीं तक और आपके पास डिग्री नहीं है, ठीक है, या कोई ऐसी मार्कशीट नहीं है जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको 2 हफ्ते या 1 हफ्ते का समय देते हैं वहाँ पर। लास्ट ईयर ऐसे ही हुआ था 17 वाले में
कि एक कैंडिडेट के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो उसको कहा था कि आप आराम से हफ्ते भर के अंदर या 5 दिन के अंदर समय है। वैसे तो उसको मंडे को ही कहा था, मेरा सैटरडे को था, ठीक है, सैटरडे या फ्राइडे को था, तो उसको मंडे को कहा था कि मंडे को लेके आ जाना, कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ही था, कार्ड, कॉलेज चले जाना वहाँ से लेके आ जाना, तो वो कोई दिक्कत नहीं होती है। 2 हफ्ते का टाइम देते हैं, आप आराम से ले करके उसको आके और फिर जा करके डिपार्टमेंट में जमा कर सकते हो, वहाँ ऑफिस में जमा कर सकते हो, जिस जिस जोन में आपका वो हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और मान लीजिए इन केस किसी कारणवश से, जैसे मान लो किसी ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है या कुछ ऐसी दिक्कत आ गई, बहुत इमरजेंसी में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस डेट पे था उस डेट पे उसका छूट गया है ना, तो मैं बता दूंगा आपको कि जैसे मान लीजिए आपका 30 को है या 28 को है, तो आप 29 वाले डेट में चले जाना अगले वाले दिन में, और किसी शिफ्ट में चले जाना और बोल देना आप कि सर मेरा कल था और मैं कल नहीं आ पाया, कुछ रीज़न था तो मैं आज आया हूँ, तो कर देंगे। देखो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम लास्ट टाइम गए थे तो वहाँ पर मेरा सेकंड शिफ्ट में था, आफ्टरनून दोपहर वाले में था से 2 बजे से, तो वो बोल रहे थे कि किसी का कुछ रह, किसी का पहले वाला कोई रह गया है क्या, या उसके पहले किसी का छूटा हुआ है, तो वो भी आप बता सकते हो आप। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, ये भी अच्छी चीज़ है ये तो यार, कि मान लो अगर कोई इन केस लास्ट स्टेज पे आके कोई, बहुत सारे रीज़न होते हैं ना, तो उसके लिए भी टेंशन मत लेना आप, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। तो आई थिंक ये छोटी छोटी बातें यार जो अब लास्ट स्टेज पे आप हैं, ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। बाकी और कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और आई होप कि आपको ये चीज़ें हेल्पफुल रही होंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 17 और 16 में मैंने दोनों दिया था, यही प्रोसेस रहा था। 18 वालों के लिए तो है ही, 19 में और जो आ रहे हैं आगे वाले 19 वाले के लिए, उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है।